Hello everyone, welcome to the Manu Law classes. In the session of daily news analysis, today is 29th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. Guys, just have the thought of the day. What is this? It says, you are braver than you believe and stronger than you seem and smarter than you think. It means you have to identify that you are much braver than what you think, and you are stronger than what you think, and you are smarter than what you think. It means आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो आपको फाइंड करनी पड़ेंगी. आपको अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपना ब्रेन उस पर वर्क करना पड़ेगा और आप उससे भी ज्यादा स्मार्टर निकलेंगे जब आप अपनी जो पावर हैं उनका आप अगर यूज करोगे, उनको आइडेंटिफाई करोगे. अगर आप अपने आप को, अपनी लाइफ को अगर जो है वेस्ट कर दोगे किसी सोशल मीडिया में या अगर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं या एक्टिविटीज हैं उनमें, तो आप ये नहीं जान पाओगे कि आप कितने ब्रेव हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं और आप कितने स्मार्ट हैं. तो आपको अपनी जो ब्रेवरी है उसको पहचानना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और आपको अपनी स्मार्टनेस को भी ध्यान में रखना होगा. तब आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं. और कई बार हमको लगता है कि हम बहुत वीक हैं, कमजोर हैं, नहीं कर पाएंगे ये सब. लेकिन जब आप कंटिन्यूटी के साथ में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने आपके रिजल्ट्स होते हैं. सो इन्हीं थॉट्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को करें, लाइफ में कुछ भी करें, ऐसे ही थॉट्स के साथ आप जो है मूव फॉरवर्ड करते रहें. सो नाउ just start with the question number 1 to test your knowledge and to revise the previous day session with the help of MCQs. EVMs were first used in 1982. Yes, this is correct. In the state legislative assembly elections in. So which one is the correct state where the EVM were first used? तो कौन सा स्टेट है जहां पर ये फर्स्ट टाइम यूज हुई? आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो सबसे पहले देखो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए एक ही बार में कि फर्स्ट टाइम जो ईवीएम यूज हुई थी किस ईयर में यूज हुई. सो इट वाज 1982. कौन सा स्टेट था जहां पर यूज हुई? तो इट वाज केरला. तो दो क्वेश्चन आपके एक ही जगह से प्रिपेयर हो गए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज for cross verification of all EVMs and VVPATs across the country. Now only a certain percent of EVM VVPAT counts are randomly verified in any constituency. So अभी तक हमारे पास में जितनी भी जो VVPAT और EVM का कॉम्बिनेशन है इसमें से जो रिसिप्ट निकलती है उसको अगर वेरीफाई किया जाता है तो रैंडमली कुछ सर्टेन मशीन जो होती हैं उन्हीं को वेरीफाई किया जाता है, 100% को वेरीफाई नहीं किया जाता. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कल ही डिसीजन दिया था कि 100% पर ये पॉसिबल नहीं है. सो करंटली इट्स 5%. 5% ही वीवीपैट और ईवीएम से जो पेपर ट्रेल निकलती है उसको वेरीफाई किया जाता है, उससे ज्यादा को स्टिल अभी नहीं किया जाता. सो द फर्स्ट टाइम इलेक्शंस फॉर फर्स्ट लोकसभा वर हेल्ड इन. तो पहली बार जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के लिए दैट वाज द फर्स्ट लोकसभा. सो इट वर हैपेंड इन व्हिच ईयर? सो करेक्ट आंसर इज सी 1951-52. जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो उसके बाद फिर इलेक्शन हुए थे लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग के लिए, फर्स्ट लोकसभा के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. द रिसेंटली मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ एसयू वाज हेल्ड. तो अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है तो वो कहां पर हुई है? विच कंट्री, विच स्टेट या विच सिटी? सो राइट आंसर इज अस्ताना, बिकॉज कजाकिस्तान की जो कैपिटल अस्ताना है वहां पर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को अभी कंडक्ट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 5. द क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएशन अवेलेबल टू बी कन्वर्टेड बाय सोलर पैनल्स टू इलेक्ट्रिसिटी इज शोइंग अलार्मिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड. मींस जो सोलर पैनल के लिए जो सनलाइट मिलती है उसमें डिक्रीज हो रहा है
और द रीजन इज द एयर पॉल्यूशन, एरोसॉल्स, क्लाउड्स, डस्ट, उन सब की वजह से। सो बहुत सारे लोकेशंस पर इसकी स्टडी हुई, रिसर्च हुई, और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी। तो विच वन इज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिलीज्ड दिस रिपोर्ट? ABCD। सो इट्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और नीति आयोग, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंसेस। सो द करेक्ट आंसर इज A, India Meteorological Department. This is the body which has released the report regarding the declining trends of solar radiation available for the conversion of the solar light or solar rays into the electricity. The question number 6. Where are the headquarters of SCO Shanghai Cooperation Organization? Yesterday हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि SCO की अभी एक मीटिंग हुई है, जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है। इंडिया से जो है एस जयशंकर साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सो ये कहाँ पर हुई, तो वो तो हमने देख ही लिया कि अस्ताना में हुई। सो नाउ यू हैव टू आल्सो नो दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर्स, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इन शॉर्ट फॉर्म नोन एज SCO। सो द करेक्ट आंसर इज बीजिंग। जो SCO का हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये अगेन फिर से न्यूज में रहा। क्यों? कि जो SCO की मीटिंग है उसमें इस पर अगेन क्या किया गया, स्टाम्प लगाया गया। सारे जो कंट्री मेंबर कंट्रीज थे दे एग्रीड, उन्होंने इस पर एग्रीमेंट अपना शो किया। यस, द होल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और दे ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस SCO will work on these values। बोला हम इन्हीं वैल्यूज पर काम करने के लिए तैयार हैं। सो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये कहां से लिया गया है? इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये एक श्लोक है जो ये कहता है कि उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। मीन्स जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, जो लिबरल होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनके लिए पूरा वर्ल्ड ही अपना एक फैमिली जैसा होता है। और सोचो आप, यदि वर्ल्ड के सभी पीपल ऐसा सोचना स्टार्ट कर दें कि ये पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है, तो क्या फिर इजराइल और हमास को युद्ध झेलना पड़ेगा? क्या फिर यूक्रेन और रशिया का युद्ध होगा? क्या फिर इंडिया और चाइना का कोई वॉर होगा? अगर सब एक दूसरे को अपनी फैमिली का मेंबर मान लें तो कोई फिर किसी के अगेंस्ट में नहीं लड़ेगा, और उसके थ्रू फिर क्या होगा, वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश होगी। जिस पीस के लिए हमारे बहुत सारे ग्रेट महापुरुष हुए जिन्होंने हमेशा पीस की बात की, जैसे जो है महावीर जैन हुए, लॉर्ड बुद्धा हुए, इन सब ने किसकी बात की? पीस की बात की, शांति की बात की। तो अगर हम वसुधैव कुटुंबकम इस फीलिंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे, देन वी विल एबल टू एस्टैब्लिश पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो उस उपनिषद का नेम है महा उपनिषद, यहां से लिया गया है ये श्लोक। सो इट्स ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। सो वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ये हमने लिया। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई इस डायलॉग की? सो दिस डायलॉग वाज स्टार्टेड, दिस हेडलाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम G20 इंडिया मीटिंग। जब इंडिया में G20 की मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर 2023 में, तब इंडिया ने ये स्लोगन दिया था। सो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर फिनिश होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर्स। NHRC accreditation status will face review test this week। जो इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अभी वहां पर एक मीटिंग होने वाली है। और देखो, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड के जो कि एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ल्ड के सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में आते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, पीयर रिव्यू करते हैं। पीयर रिव्यू क्या होता है कि वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी कंट्रीज में, उन सबको वो अपनी रेटिंग देते हैं।
जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रेटिंग देते हैं, वैसे ही वर्ल्ड की कंट्रीज के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सबको बाकी अदर जितने भी उनको रेटिंग देते हैं कि भाई सपोज करो कि इंडिया का जो NHRC है ये ए कैटेगरी में आता है, मीन्स बहुत अच्छा है। सपोज करो रेटिंग मिली पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि भाई ये सी कैटेगरी में आता है, या उसको सस्पेंड ही कर दिया गया कि ये जो है बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो इस मीटिंग में अभी क्या होने वाला है कि 2023 में जो इंडिया की रेटिंग थी, इस मीटिंग में जो हुई थी 2023 में जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया की रेटिंग को होल्ड पर रख दिया गया था। तो नेक्स्ट टाइम अगेन 2024 में May 1 को इस पर अगेन एक मीटिंग होने वाली है, और यहाँ पर क्या होगा, इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसकी रेटिंग की जाएगी, ये ए कैटेगरी का है या बी कैटेगरी का है। अब इन सबको हम देखेंगे कि ए कैटेगरी के कौन से होते हैं, बी कैटेगरी के कौन से होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। सो दिस इज द GANHRI। ये क्या है, एक ग्लोबल एसोसिएशन है which promotes and strengthens NHRIs। जो वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करती है, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करती है। पेरिस प्रिंसिपल्स पर ये वर्क करती है जो ये बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, और इसी के थ्रू लीडरशिप भी प्रोवाइड होती है, प्रमोशन होता है, प्रोटेक्शन होता है ह्यूमन राइट्स का। तो ये हो गई आपकी GANHRI। इट इज a 5-year peer review for each member of the 114 member alliance। means every 5 year में इनका रिव्यू किया जाता है, और उसके बाद फिर क्या मिलती है, रेटिंग मिलती है। रेटिंग या तो ए मिलती है या फिर बी रेटिंग मिलती है। तो अभी हम अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें तो इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी रेटिंग को होल्ड पर कर दिया गया था, ठीक है। तो अब इंडिया को मीन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मीटिंग में इंडिया के NHRC को ए रेटिंग मिलेगी। ओके, सो अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखो अगर इंडिया की इस रेटिंग को अगर फिर से होल्ड पर कर दिया गया अगेन, तो इंडिया क्या होगा कि वर्ल्ड की कुछ ऐसी बॉडीज हैं जहां पर फिर इंडिया अपनी वोटिंग वगैरह भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर फिर इंडिया अपनी तरफ से कुछ वोटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सो द डिसीजन ओवर वेदर द NHRC इज गिवन एज ए और बी रेटिंग विल अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू वोट इन ह्यूमन राइट काउंसिल। जो है UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसमें, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कुछ बॉडी है उसमें। इट मीन्स इफ इंडिया गेट्स अ गुड रेटिंग तो हम यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोट कर पाएंगे डिफरेंट इश्यूज पर। जनरल असेंबली की कुछ बॉडीज हैं उन पर भी हम वोटिंग कर पाएंगे। अदरवाइज इससे हमारे जो वोट करने के जो राइट्स हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2023 में कुछ बात हमारे अगेंस्ट में ऐसी आई थी, और NHRC की जो रिव्यू हुआ था, ठीक है, उसको होल्ड पर रख दिया गया था। और क्या था उसके रीजंस क्या बताए गए थे, तो फर्स्ट रीजन बताया गया था इट्स कॉम्पोजिशन प्रोसीजर। मीन्स जो हमारे यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन मेंबर्स उनका जो सिलेक्शन होता है, उनकी एलिजिबिलिटीज होती हैं, वो उन पर कंसर्न था वर्ल्ड के लीडर्स का, भाई आपके यहाँ जो लीडर ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें जो मेंबर्स आते हैं वो ठीक तरीके से उनका सिलेक्शन नहीं होता। एक और बड़ा कंसर्न था हमारे पास में, वो क्या था कि प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल इन ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरे वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या पॉइंट है, सपोज करो, देखो सपोज क्या करें, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है वो कहाँ पर होता है, देखो या तो जेल में होता है, या जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पर होता है, या कई बार जो लाठी चार्ज होता है पुलिस की तरफ से वहां पर होता है, किसी का हाथ पैर टूट जाते हैं या उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, इवन डेथ हो जाती है। सो सबसे ज्यादा इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, सिचुएशंस होती है, वो कहां पर होती हैं,
पुलिस अथॉरिटीज के साथ में वहां पर होती है। पुलिस अथॉरिटीज या जो जितनी भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, वर्दी वाली जो जॉब्स हैं या वर्दी के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा मोस्टली किए जाते हैं। अब सपोज करो कि कोई ए क्या है, मीन्स ए एक पुलिस थाना है, यहाँ के मेंबर्स ने किसी बी नाम के पर्सन के साथ में अत्याचार किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, रेप किया, मर्डर किया या उसकी कस्टोडियल डेथ हुई। अच्छा, अब इसके लिए क्या करता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक इंक्वायरी करेगा। अब इस इंक्वायरी में अगर इसी थाने के पुलिसकर्मी शामिल होंगे तो क्या आप बताइए कि इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मीन्स जब पुलिस पर्सनल, पुलिस ऑफिसर्स ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं और उन्हीं के हाथ में अगर आप इन्वेस्टिगेशन सौंप दोगे तो फिर क्या होगा कि वो कभी भी एक इम्पार्शियल रिपोर्ट बना करके नहीं देंगे और कभी भी उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो फेयर नहीं होंगी, फ्री नहीं होंगी। सो इस मीटिंग्स में जो ग्लोबल लेवल के जो जितने भी ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कंसर्न ये था इंडिया में कि इंडिया में जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो उसमें पुलिस पर्सनल को शामिल किया जाता है, उनको इंक्लूड किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप खुद बताइए कि क्या इस तरीके के केसेस में पुलिस पर्सनल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? आप बताइए। देखो एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये कहता है कि नोबडी विल बी जज इन हिज और हर ओन केस। मीन्स अपने ही केस में किसी व्यक्ति को हम जज नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि जहां पुलिस ही तो वायलेशन कर रही है फंडामेंटल राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का, और पुलिस ही क्या कर रही है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में कभी भी पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। जो अदर सिविल सर्वेंट्स होते हैं या सिविल ऑफिसर्स होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म वाले, उनको उसमें इंक्लूड करो। हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें किनको, एडवोकेट्स को, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम जो लॉ स्कॉलर्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, या इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं और भी एक्सपीरियंस्ड जो जुडिशरी में जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है उनको। मीन्स हमें पुलिस पर्सनल को ऐसी इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दी लैक ऑफ जेंडर एंड माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, ये भी उन्होंने एक कंसर्न दिया था कि हमारे यहाँ जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट जेंडर के होने चाहिए, डिफरेंट कम्युनिटीज से होने चाहिए, ये भी उनका कंसर्न था। अब इस सब को लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मीन्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक 1 मई को क्या होगा, रेटिंग होगी। रेटिंग में क्या मिलेगी, वोटिंग मिलेंगी। तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने कंट्रीज के साथ में जो है मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया बहुत पहले ही, और उनसे क्या कर रहे हैं, वही हम मीन्स उनको समझाएंगे कि भाई हमारे ही फेवर में आपको वोट करना है। ठीक है, तो इस पर भी जो है काफी जो है एक्टिविटीज गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है। They also cited the undue influence of international। अब देखो यहाँ पर एक बात और निकल करके आती है कई बार कि इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है, बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि देखो इस तरीके की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में इस तरीके की जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको एज ए प्रोपेगेंडा यूज किया जाता है। तो इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको भी, उसकी इमेज को खराब करके भी क्या किया कोशिश हो रही है कि इंडिया की इमेज को ही टार्निश किया जाए। जैसे कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा था कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स के कंसर्न हैं। तो यहाँ पर मीन्स उन्होंने ये कहा था कि पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, मीन्स किसने कहा था, देखो यूएसए ने कहा था कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स के कंसर्न है, वहां पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा था कि आप बाइज्ड हो इंडिया के अगेंस्ट में और आप इंडिया को ठीक से समझते नहीं हो, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। वाइल एनएचआरसी के चेयरपर्सन की हम बात करें तो लास्ट ईयर तो वो खुद ही गए थे, पार्टिसिपेट किया था उन्होंने फिजिकली, बट दिस टाइम ये जो रिव्यू मीटिंग होने वाली है वो ऑनलाइन होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं, इंडिया की एनएचआरसी को क्या रेटिंग मिलती है। सो नाउ इफ वी आर रीडिंग रिगार्डिंग दिस
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रेटिंग, तो देन वी शुड आल्सो हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th of October 1993। इसकी डेट को आपको लर्न कर लेना है, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्या है ये? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। इट मींस ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट मींस इसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनाया गया था और इंडिया की इंडिपेंडेंट नेशनल बॉडी है। इसका पर्पज क्या है, मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो इट्स मिशन ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोटेक्ट द राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो मींस जो ह्यूमन राइट्स हैं, और ह्यूमन राइट्स में एक राइट है लाइफ, कि हमको अपनी लाइफ पर राइट है, हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी, ऐसे राइट्स को प्रोटेक्शन देना ये काम है किसका? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको भी, और इंटरनेशनल कन्वेंट, जो जितने भी कोवेनेंट्स होते हैं वहां पर जितने भी ह्यूमन राइट्स को फिक्स किया जाता है उन सबको भी ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इफ वी टॉक अबाउट द मेंबरशिप ऑफ दिस बॉडी, देन वहां पर एक चेयरमैन होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। दैट इज मींस जो है इनहेरेंटली वो मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इट्स चेयरमैन, देन जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के अदर जज वो इसके चेयरमैन होते हैं। So this was the basic information regarding National Human Rights Commission. Another important news is ब्रू community. देखो वैसे तो अभी तक क्या है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सब में हमको मोस्टली क्या मिल रही है? पॉलिटिकल न्यूज मिल रही है। चारों तरफ वही इलेक्शन मिल रहा है, इलेक्शन की कैंपेनिंग मिल रही है, इलेक्शन की जो स्पीच कभी कोई लीडर दे रहे हैं कभी कोई लीडर, तो वही टाइप की न्यूज इसमें देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज हमको मिली है, ब्रू कम्युनिटी। ये क्यों न्यूज में है? बिकॉज इस कम्युनिटी के लोगों ने फर्स्ट टाइम सोचिए आपको, इन त्रिपुरा लोकसभा इलेक्शन में अपनी वोटिंग को जो है उन्होंने कास्ट किया। तो मींस फर्स्ट टाइम उन्होंने वोट डाला है, और कहा? त्रिपुरा लोकसभा इलेक्शंस में। ये रहे जो मींस ब्रू कम्युनिटी के लोग। ठीक है, नाउ वी हैव टू नो सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रू कम्युनिटी। ब्रू कम्युनिटी मेंबर्स आर आल्सो नोन एज रिंग्स। इनको रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। इट मींस वी कैन कॉल देम रिंग्स और ब्रू। आपको पता होगा ब्रू नाम की एक कॉफी भी आती है। ब्रू कम्युनिटी हैव हिस्टोरिकली रेजिडेंस इन, कहाँ पाए जाते हैं ये ट्राइब? मिजोरम, त्रिपुरा और सदर्न असम। सो समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और उसमें किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी का क्या पूछ लिया जाता है? रेजिडेंस पूछ लिया जाता है कि दिस ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस कम्युनिटी को कहाँ हम देख सकते हैं? मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ पार्ट्स हैं जो असम के हैं। ठीक है, और एक बात और है कि जो रिंग्स है या ब्रू है, इनको त्रिपुरा में कौन सा स्टेटस मिला हुआ है? पीवीटीजी का स्टेटस इनको मिला हुआ है, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? देखो नॉर्मली हमारे यहाँ एक लिस्ट होती है शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं उनको शेड्यूल्ड में रखा गया है। मींस वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो जंगल में रहने वाले नॉर्मल पीपल हैं, और वो मींस मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं। मींस किस सेंस में? इकोनॉमी के सेंस में, एजुकेशन के सेंस में, अर्निंग के सेंस में। ठीक है, उन सारे के सारे एस्पेक्ट्स में। बट कुछ लोग ऐसे होंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब में भी, उसमें भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड होंगे। ठीक है, तो उनको कहा जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मींस जो बैकवर्ड है उनमें भी जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है उनको स्टेटस मिलता है पीवीटीजी का। और अभी तक अराउंड 76-78 के आसपास में हमारे इंडिया में ट्राइब्स हैं जिनको पीवीटीजी का स्टेटस मिला हुआ है। दे आर एथनिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मिजो। जो मिजोरम की जो कम्युनिटी है वहां से उनसे थोड़ा सा ही डिफरेंट है। जो मिजो क्या है, वो भी अपने आप में एक ट्राइब है। कहां पर मिलती है? मिजोरम में, ऑफ कोर्स। ठीक है, जब इनका अगर हम हिस्टोरिकल थोड़ा सा एस्पेक्ट देखते हैं तो ब्रूस फ्लेड मिजोरम, ये मिजोरम से भाग करके आए थे।
बिकॉज इनके और मिजो जो ट्राइब्स है उनके बीच में बहुत बड़ा एक जो है वायलेंस हुआ था 1997 में, और तब से ये वहां से भाग करके त्रिपुरा में आ गए। और फर्स्ट टाइम इनको त्रिपुरा में क्या डाला है, इन्होंने वोट किया है। ठीक है, 2020 में अगर हम बात करें तो ये जो ब्रू ट्राइब है, जो रिंग्स ट्राइब है, इनके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू कम्युनिटी, इन सब में आपस में क्या हुआ था, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एक मीटिंग हुई, एक जो है सेटलमेंट उनके साथ में साइन हुआ कि भाई ठीक है, हम आपकी बात, कुछ बातों को मान लेती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की कुछ बातों को मान लिया किसने, ब्रू कम्युनिटी ने त्रिपुरा में। सो दैट वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कम्युनिटी इन नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट important news is World Energy Council. This council has organized क्या, the 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। तो अभी एक वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया है, और दैट हैज बीन को-होस्टेड बाय WEC, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, और इट वाज कंक्लूडेड इन रोटरडैम, दैट इज नीदरलैंड। सो यहाँ पर इस काउंसिल की मीटिंग हुई। Now we should have some key points regarding this important energy congress. तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के बारे में हम जानते हैं, बिकॉज जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है, इन्होंने ही इसको को-होस्ट किया था। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1923 में इसका फॉर्मेशन हुआ। WEC इज एन UN एक्रेडिटेड, मींस ये UN के मींस इसको UNO के द्वारा भी एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। इट मींस वहां पर ये रजिस्टर्ड है, ऐसे आप कह सकते हो, मींस वहां से भी इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होगा है। तो मींस काफी बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स एन इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम है, नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल एनर्जी बॉडी। तो इसका वर्क कैसा है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये कोई प्रॉफिट जैसे वर्क में डील नहीं करती, लाइक जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज करती हैं। इट्स लाइक अ ग्लोबल NGO। इसका काम क्या है, वर्ल्ड लेवल पर जो एनर्जी है उस पर काम करना है। कैसे, इट्स मिशन इज टू इनेबल एक्सेस टू क्लीन, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी। मींस वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए, टू ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उनको क्लीन एनर्जी मिले, अफोर्डेबल भी हो, मींस क्लीन कैसी हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, अफोर्डेबल दैट पीपल कैन अफोर्ड द हाई द प्राइसेस ऑफ द एनर्जी, मींस ऐसा ना हो कि एनर्जी के इतने प्राइसेस हो जाए कि पेट्रोल हो जाए 5000 रुपीज पर लीटर। तो ठीक है, जो रिच हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन कॉमन मैन कैसे अफोर्ड करेगा। रिलायबल एनर्जी के सोर्स भी होने चाहिए कि ऐसा ना हो आज वो एनर्जी है और कल नहीं है, तो रिलायबल भी होना चाहिए, और जिससे कि हम क्या कर सकें, पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बीइंग्स एक बेटर लाइफ और हेल्दियर प्लैनेट हम बना सकें। मींस प्लैनेट भी हमारा हेल्दी हो और पीपल की लाइफ है वो भी कैसी हो, बेटर हो। It plays very important role by developing practical solutions. Means जब भी healthy energy या हम बात करें environment friendly energy की बात आती है, then this organization plays very important role by providing some practical solution to the problems of regarding the energy demands by convening network of global energy transition leaders and practitioners. क्या करते हैं ये कि बहुत सारी क्या करेंगे, ये टेक्नोलॉजिकल जो डिजाइन्स होती हैं उन पर भी अपनी एडवाइस या एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, R&D होती है यहाँ पर, और वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको भी एक प्लेटफॉर्म पर ला करके ये डिस्कशन करते हैं, उनके साथ में मिलकर के पॉलिसीज भी बनाने में हेल्प करते हैं कि वर्ल्ड की जो पॉलिसीज है रिगार्डिंग एनर्जी वो कैसी होनी चाहिए। सो दीज आर द important points regarding this World Energy Council. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यदि आप चाहते हैं एक बाइक को रन करना, तो आप बाइक को रन डीजल से भी कर सकते हैं, पेट्रोल से भी कर सकते हैं, या कोई और हम जो ऑयल है उससे यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको EV में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो जब बात आती है ऐसी एनर्जी की, तो जो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है, it will always focus on the environment friendly energy, that is EV, that is environment friendly technology या energy, तो उन पर ये फोकस करती है, तो वर्ल्ड में ये बड़ा रोल प्ले करती है। So enough for today,
we are going to summarize today's session, and some students are doing really well. I appreciate that their efforts. And कुछ students हैं जिनका जो करंट अफेयर है और जीके है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है. जब भी उनसे क्लास में क्वेश्चंस किए जाते हैं वो बहुत ही मीन्स कॉन्फिडेंस के साथ में रिप्लाई भी करते हैं. और यहाँ अगर आप इसी तरह से कंटिन्यूस रहेंगे क्लास में, डीएनए के साथ अगर आप इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बीट योर कंप्यूटर्स. आप अपने कंप्यूटर से बहुत आगे होंगे. ठीक है, तो सादिया, नाव्या और आपका विराट, रिया और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. और या आप भी ठीक से पार्टिसिपेट करो और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप करने की कोशिश करो, अपने आंसर्स, सो यू कैन रिवाइज द पॉइंट्स वेरी इजीली. जब भी आप कुछ भी टाइप करते हो या पेन पेपर से नोट डाउन करते हो तो वो आपकी हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है. दैट इज मीन्स द हार्ड ड्राइव ऑफ योर ब्रेन. तो ये 10-15 मिनट, 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का जो सेशन होता है उसको सीरियसली लो और उसमें पार्टिसिपेट करो. ओके, सो टुडे इज we are going to end this session. Goodbye. Thank you everyone and take care.